राजा और रानी बेटियाँ स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपके पास क्लास 10th का है। ऑलरेडी हमने ये 2 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, जिसके 3 वीडियो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये चौथा वीडियो जो है ये आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर। तो वो समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि जिसके बिना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट करना भी थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाइज पे डाउट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले जो बेस थॉट है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बेस थॉट है आपके पास इवन नंबर, ऑड नंबर। ये वो नंबर है स्टूडेंट्स जिसको विषय में आप जान करके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हो और कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आती। कंपोजिट नंबर एंड देन प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स इन नंबर्स को ज़रा समझते हैं कि इवन नंबर कहते किसके हैं। वो नंबर्स जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड अ इवन नंबर, like a 0, 2, 4, 6, 8, 10 as it is. And odd number which are not divisible by 2, जो 2 से divisible ना हो, not divisible by 2 are called a odd number like a 1, 3, 5, 7. इन नंबर्स को आप ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स कि जब इवन नंबर की बात करेंगे तो हम उन नंबर्स के विषय की बात करेंगे जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। ऑड नंबर हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि जब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 0। मतलब ये कि आपको जब 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ रिमाइंडर 0 ना आने की वजह से हम ये बात बोलते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। यहाँ जब हम डिविजिबल बाई का मतलब समझते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल से मीनिंग है हमारा जब रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। यहाँ 0 ना आने की वजह से ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। All those number which have a factor more than 2 are called a composite number, and prime number all those number which have a factor exactly 2। जैसे कि ये सभी लोग जान भी रहे हो, ये क्लास 7th 8th में पढ़ाया भी जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है कि वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 हों वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर स्टूडेंट्स। और वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो क्या कहलाएंगे आपके पास, कंपोजिट नंबर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास ये फैक्टर से रिलेट करता है तो फैक्टर से मीनिंग समझिएगा कि यहाँ पर फैक्टर का मीनिंग वो नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने नंबर्स इनके लिए एग्जांपल के तौर पे अगर लिखता हूँ, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, आगे डॉट डॉट नंबर्स हैं। इसमें जैसे आपके पास नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, लाइक दिस नंबर है। अब इनको क्यों बोला जा रहा है कि इनके फैक्टर 2 हैं या मोर देन 2 हैं, तो यहाँ पर फैक्टर से मतलब है कि इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स। तो जो नंबर 4 है वो ज़रा चेक करिए किससे डिवाइड है। ये नंबर आपका 1 से डिवाइड है, ये नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड है, ये नंबर एग्जैक्टली 4 से डिवाइड है। तो अगर मैं फैक्टर चेक करूँगा 4 के तो कौन कौन से बनेंगे, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स बनेंगे, तो वो बनेंगे स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 1 to 4 कितने हो गए, 3 हो गए। तो कितने हो गए इसके डिवाइज़र आपके पास 3 हो गए। और अगर डिवाइज़र स्टूडेंट्स 3 हो गए तो एक सिंपल सा थॉट है कि जब डिवाइज़र 2 से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये नंबर्स थे आपके पास जो कितने तरीके के हैं, 4 टाइप के। इवन नंबर हैं, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। तो इन नंबर्स को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर ये नंबर्स क्लियर हो जाते हैं तो जो अगला टॉपिक आपके पास होता है वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो इन दोनों नंबर को रिलेट करता है इससे। अब जब इन दोनों नंबर से रिलेट करेगा तो स्टेटमेंट है क्या, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। बोला जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन in product of prime number, in product of prime number with uniqueness way in increasing or decreasing order, in
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ज़रा ध्यान लगाइएगा। इन्होंने बोला है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप उन नंबर्स को लिखो, कैन बी का लगने का मतलब है कि आप लिख सकते हो। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे स्टूडेंट्स, उन सब को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि वो लिखने का तरीका यूनिक होगा, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है कि एक बार जब भी कोई नंबर कंपोजिट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया जाएगा तो उसका मतलब वो उसी के टर्म पे ही लिखा जाएगा, किसी और के टर्म पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। और लिखते समय एक आर्डर का ध्यान रखा जाता है, या तो वो इंक्रीजिंग आर्डर का हो या तो वो डिक्रीजिंग आर्डर का हो। तो अगर एक आर्डर फिक्स होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के नंबर्स के लिए जब भी ये बात बोला जाएगा कि कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या कहलाएगा, वो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पार्ट। एक एग्जांपल कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। चेक कर लीजिए कि इस 4 को आप 2 इंटू 2 के टर्म पे लिख सकते हो। 6 है, 6 को 2 टक के टर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 3। आपके पास है 15, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं कंपोजिट जिनको आप हमेशा किसके टर्म पे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। जरा चेक करो, 6 को 2 इंटू 3 पे लिखा गया। अब ये यूनिक तरीका है, 6 को कभी भी अन्य किसी और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिखा जाएगा, ये यूनिक तरीका है। और 6 को एक तरीका और है जो कि डिक्रीजिंग आर्डर। अब ये कैसा आर्डर है, इंक्रीजिंग है, 2 क्रॉस 3। अगर ये 3 क्रॉस 2 पे लिख दिया जाएगा तो कौन सा आर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग आर्डर। तो वो भी इसी तरीके का है, जो यूनिक तरीका है जो कि लिखा जा सकता है। तो चेक कर लीजिए, ये डिक्रीजिंग आर्डर है, और ये कौन सा इंक्रीजिंग आर्डर है, ये कौन सा है, डिक्रीजिंग आर्डर है, और ये कौन सा है, इंक्रीजिंग आर्डर है। बट इसके अलावा कभी भी 15, 3 और 5 के अलावा किसी और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के नंबर के नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये यूनिक है। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, इन यूनिकनेस वे, कि एक तरीका होगा, यूनिक तरीका होगा जो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से टोटल ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट था इन कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को रिलेशन शो करने के लिए। अब इतना पढ़ लेने के बाद जो अगला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपके पास इसका नेक्स्ट जो भी होता है प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट समझते हैं, बोले तो इसका एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन होता कहाँ पर है, तो एप्लीकेशन होता है कि जब कभी भी आपके पास नंबर्स आएंगे और वो नंबर्स कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे, तो उनका अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप किसका यूज़ करोगे, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट का, जो कि कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका बनता है वो ये बनता है, बोल दिया जाएगा कि 54 एक नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख करके बताओ आप। तो लिखने का तरीका क्या है कि आपके पास कॉपी है, पेन है, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 27 आ गया, 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है, 31 आ जाता है। ज़रा चेक करिएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 3 हो गए, 3 हो गए। चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से हम किसी भी एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि राइट डाउन एनी कंपोजिट नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन था कि ऐसे यूज करेंगे। सपोज करिए एक नंबर और आपको मैं दे देता हूँ 36, या कुछ और नंबर दे देता हूँ 4 नंबर। ज़रा चेक करिएगा इसको कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 × 2 लिख सकते हो। अब अगर मैं बात कर देता हूं कि इन दोनों नंबर्स में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये नंबर कंपोजिट है, क्योंकि इस नंबर के जो फैक्टर बने वो कितने बनेंगे आपके पास, वो आप निकाल सकते हो कि ये नंबर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और चेक करो तो अगर ये 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 27 से डिविजिबल है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 हैं। इस वजह से ये नंबर क्या है, कंपोजिट। अगर कंपोजिट है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है। 4 को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये नंबर 1 से 2 से 4 से डिविजिबल है, इस वजह से कंपोजिट है, इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा गया है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन सेकेंड पार्ट के, तो जो सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन, वो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग समझ लें कि एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग होता क्या है। अगर मैं समझाऊं कि एचसीएफ का मीनिंग क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके पास अगर कोई नंबर्स हैं
तो उन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर हाईएस्ट लेके चलना पड़ेगा जो उन दोनों नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, जितने गिवन नंबर्स हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे पास एक नंबर है 4, एक है 6, तो मेरे पास एक हाईएस्ट ऐसा कॉमन नंबर होगा दोनों में जो सबसे लार्ज होगा, जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। और अगर मैं लीस्ट नंबर की बात करता हूं कि एलसीएम का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है इसका मीनिंग? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग ये होता है कि ये सबसे लीस्ट नंबर होता है और जो उन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या है कि दोनों नंबर का मल्टीपल होना। जैसे मेरे पास कौन सा नंबर है 4 और 6। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल इसका अटैच करते हैं तो ये नंबर हो गया 4, 2 × 2। अगर मैं 6 लिखता हूँ तो क्या लिख दूंगा मैं 2 × 3। ये दोनों किस वजह से आप लिख पा रहे हो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की वजह से, जो कि अभी आप पढ़ करके आए हो कि अगर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अगर अर्थमेटिक है तो इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। अगर मैं अब इसमें बात करता हूँ कि एचसीएफ का मीनिंग क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें एचसीएफ का मीनिंग ये है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं। तो ज़रा चेक करिए कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा कॉमन नंबर हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा। इस वजह से एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं बात करूंगा एलसीएम की, तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि मुझे वो सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो ज़रा चेक करते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो फाइंड आउट करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप सबसे पहले वो प्राइम नंबर चेक कर लिया करो जो लिखा गया है। जैसे 2 है, अब 2 के नंबर काउंट कर लो। यहाँ 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम। यहाँ 2 कितना टाइम है? 1 टाइम। तो 2 के अगर 2 टाइम है और 2 के 1 टाइम है तो जो ज़्यादा टाइम होता है वो लिख दिया जाता है 2 × 2। फिर आते हैं अनदर प्राइम नंबर पे 3 यहाँ है 1 टाइम, यहाँ 3 है 0 टाइम। तो ज़्यादा कौन हुआ? 3 1 टाइम, तो 3 का प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल कितना आ गया? 12। अब चेक करिए 12 वो नंबर है जो सबसे लीस्ट नंबर है, जो किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन समझते हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम का यूज़ करके हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का यूज़ करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब मैंने ये बात बोला कि एचसीएफ क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, और एलसीएम वो लीस्ट नंबर है जो 4 और 6 बोले तो उन नंबर्स का जिसका एलसीएम निकाल रहे हो उन दोनों नंबर से स्टूडेंट्स वो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज किसको डिवाइड करेगा? एलसीएम को। चेक कर लेते हैं कि 2 जो होगा वो ऑलवेज 12 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। रिजल्ट्स नंबर 1 ये निकल करके आता है कि एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज डिवाइड करता है नंबर्स को। तो एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स गिवन नंबर्स। हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं, जिनके एचसीएफ उनको डिवाइड करेगा। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑलवेज डिवाइडेड बाय बोथ नंबर्स। वो दोनों नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। बोथ नंबर्स या जो भी नंबर्स गिवन है, जिसको आप गिवन नंबर भी कह सकते हो सकता है 2 से ज़्यादा हो गिवन नंबर्स, तो जो भी नंबर्स होंगे अगर उनसे डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो क्या कहलाएगा? एलसीएम। एचसीएफ वो नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और नंबर 3 पार्ट ये कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो एप्लीकेशन होगा इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का वो होगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जरा चेक कर लो कि उन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो, जो दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो, वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा आपके पास? एचसीएफ। फिर जब बात हम एलसीएम की करते हैं तो स्टूडेंट्स एलसीएम का मीनिंग क्या होता है कि वो सबसे लीस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर से, वो क्या कहलाता है? एलसीएम।
चेक कर लो, चाहे 4 से 12 भी डिवाइड है और 6 से 12 भी डिवाइड है। बोले तो 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, 4 डिवाइड कर रहा है 12 को। तो ये मैंने रिजल्ट लिख दिए इसके ऊपर डिपेंड करके। एक रिजल्ट और होता है जब 2 नंबर्स में आप चेक करते हो, तो मैं इस नंबर को अगर ए बोल दूँ, इस नंबर को मैं बी बोल दूँ स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा चेक करना 4th में कि अगर मैंने ए इंटू बी कर दिया तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी। मतलब अगर मैं 2 नंबर्स का एचसीएफ ले लूँ और 2 नंबर का एलसीएम ले लूँ, तो अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूँ तो उनका प्रोडक्ट उतना ही आएगा स्टूडेंट्स जितना उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके। ज़रा चेक कर लो नंबर्स क्या है 4 और 6, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 24। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 12, तो 12 2 जा 24, तो 24 इक्वल टू 24। इस वजह से ये नंबर से लिखे जाते हैं। फिर एक थॉट आता है सर कि ये बात बताइए कि क्या ये हमेशा सभी नंबर्स के लिए होल्ड करेगा, तो ये बात आती है कि ये कंडीशन होल्ड करती है 2 नंबर्स के लिए, क्योंकि जैसे ही 2 से ज़्यादा नंबर्स आप लिखते हो तो आप एचसीएफ एलसीएम तो निकाल सकते हो, लेकिन उन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो ये हमेशा श्योर ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर्स के लिए कंडीशन श्योरिटी के साथ होल्ड करती है, 3 नंबर्स के लिए हमेशा होल्ड नहीं करती है। तो इस तरीके से हम ये एप्लीकेशन एक समझ पाते हैं कि कैसे फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं। अब अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो ऐसे होते हैं कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, ऐसी भी एक नंबर को कंपोजिट नंबर क्यों बोल पाते हैं, तो उसके बिहाइंड में, उसके पीछे एक रीज़न देते हैं, वो रीज़न देते हैं फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन ये है कि हाउ वी कैन से दैट कि गिवन नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, कि कोई भी स्टूडेंट्स एक गिवन नंबर है और वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो एक नंबर लिखते हैं और समझते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक नंबर दे दिया 3 × 2 × 1 दे दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, आ गई बात समझ में। और क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि शो करो कि ये जो नंबर लिखा गया है ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़, कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जाता है। और ये फंडामेंटल जो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका ये फंडामेंटल क्या है, स्टेटमेंट है। और अगर ये उसका स्टेटमेंट है तो इसको हमको एक्सेप्ट कर लेना होता है, केवल और केवल ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने बोला कि दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो एक ही रीज़न से मैं बोल सकता हूँ वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब मैं ये बता पाऊँ कि ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। पहला तरीका है कि आप इनका प्रोडक्ट कर दो, तो 6 + 3 ऐड करो तो वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इन दोनों को दोबारा क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो नंबर को। तो चेक कर लीजिएगा कि सिंस गिवन नंबर कैन बी रिटेन इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा गया है तो बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंपल है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यही एक स्टेटमेंट था जिसमें ये बोला जाता है कि किसी भी एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। आपको एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है कि इसमें से ज़्यादा कितना कॉमन लिया जा सकता है। तो 7 आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और प्लस का 1। अब ज़रा सिंप्लीफाई करिएगा इधर, तो कितना मिल जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 और प्लस का 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, 7 इंटू इनका प्रोडक्ट करिए तो 720 आ गया और प्लस का 1 आ गया। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 721 मिल जाएगा। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस नंबर्स को जो कि लिखा गया है 721, इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा और अगर ये ब्रेक कर पाया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तभी मैं बोल पाऊंगा कि ये कंपोजिट नंबर है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 721 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करने जाऊंगा तो ज़रा चेक करो, 7 से डिवाइड होगा 103 आ गया। अब 103 देखो नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा किसी से तो ये क्या बन जाएगा, 7 × 7 × 103। चेक कर लीजिएगा कि 7 क्या है,
प्राइम नंबर, फिर 7 प्राइम नंबर और 103 भी प्राइम नंबर। तो क्या लिखा गया कि कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर लिख दिया जाता है तो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो इस वजह से ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। और ये कौन सा मेथड है, ये मेथड 2 है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके आपने उससे कॉमन लिया है। कॉमन लेने से कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नंबर आपके पास ऐसे आए तो कुछ कॉमन ले लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। यहाँ से कॉमन लेने के बाद मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, क्योंकि 7 बाहर जा चुका है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन सेकंड पढ़ते हो। अब इसके जस्ट बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो एक एप्लीकेशन होता है कि कैन एनी नंबर इंड्स विद 0। तो एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम नंबर्स को भी ये बात बोलेंगे कि वो इंड करेगा 0 पे कि नहीं करेगा। तो इसके आगे एक थॉट और दे देते हैं, फिर उस एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो जो तीसरा एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, वो स्टूडेंट्स ये है कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि कैन 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0, इंड्स विद 0, ये आपसे पूछ रहा है, बता नहीं रहा। कैन का मतलब क्वेश्चन मार्क है, कैन 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0। ये एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। कैसे यूज करेंगे ज़रा देखिएगा। यहाँ पर इंड्स होने से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब मैं n की जगह पर कोई एक नंबर रखूँगा, वो दे रखा है क्वेश्चन में कि वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अगर मैंने n की जगह पे नेचुरल नंबर रखा तो ये पूछ रहा है कि क्या कभी ये नंबर 0 पे इंड करेगा। तो अब जरा चेक करते हैं कि अगर हम इसको रफ में सॉल्व करते तो कैसे लिखते। तो हम लिखते हैं ऐसे कि 6 रेज़ टू 1 तो वैल्यू कितनी आती, 6, 6 रेज़ टू 2 तो कितना आता, 36, 6 रेज़ टू 3 तो कितना लिखते, 216। आप चेक कर लीजिए कि इसके लास्ट में हमेशा कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। पूछ क्या रहा है कि क्या कभी 0 में इंड करेगा। तो ज़रा खुद सोचो कि ये जब 6 में इंड कर रहा है तो 0 में कभी इंड करेगा नहीं। लेकिन ये करने का तरीका होगा नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन है। तो कैसे करेंगे तो वो हम बताएंगे। उसके पहले एक थॉट समझो कि अगर कोई भी नंबर 0 में इंड हो रहा हो, वो चाहे 0 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 30 लिखा हो, 40 लिखा हो, 50 लिखा हो, ये श्योर है कि वो नंबर जो 0 पे इंड होगा वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ये श्योर है। किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो इस बात के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑल दोज नंबर व्हिच आर इंड्स विद 0 आर मस्ट हैव अ 5 एज अ प्राइम फैक्टर। ये हम श्योर के साथ बोल सकते हैं कि वो नंबर जो 0 पे इंड करेंगे ये श्योर है कि उसका एक प्राइम फैक्टर कौन होगा स्टूडेंट्स, 5 होगा। तो हम इसी का डिस्कशन करने वाले हैं, इसी थॉट को लेकर के चलने वाले हैं। तो जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या दिस नंबर इज़ इंड्स विद 0, तो आपका जो सलूशन होगा, करने का तरीका जो होगा वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैटर तरीका भी करता है, कॉन्सेप्ट तो करता ही है। तो हमारा पहला तरीका ये होगा कि लेट 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0। ये हमारा एजप्शन हो गया कि 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0। ये अगर हमारा एजप्शन है इंड्स विद 0, ये हमारा एजप्शन है। लेट अस एज्यूम है कि ये हैं। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, किसी भी चीज़ को एज्यूम कर लेना। कई बार ऐसा होता है, हाँ, बैठे बैठे चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं किसी और के विषय में, वो बाद में पता चलता है जब पीछे से थप्पड़ आता है, बेटा वापस आ। तो इसका ध्यान रखते हैं हम कि जब कभी भी हम कोई चीज़ एज्यूम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सही हो। हाँ, सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं। हाँ, तो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया कि लेट अस एज्यूम 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0। हमने ये एज्यूम किया है, तो ध्यान रखिएगा, लेट अस एज्यूम 6 रेज़ टू n इंड्स विद 0। तो इस बात की श्योरिटी है कि अगर ये इंड करेगा विद 0 तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ये आपने बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमको ये बात पता है कि अगर कोई नंबर 0 पे इंड होगा तो इस बात की श्योरिटी है स्टूडेंट्स कि वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। इस वजह से हम बोल पा रहे हैं कि यह डिविजिबल बाई 5 होगा। तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n हैज़ प्राइम फैक्टर 5। कितनी अच्छी बात इसने बोला कि अगर वो 5 से डिविजिबल है और 5 प्राइम है तो श्योर है कि 6 रेज़ टू n का फैक्टर क्या बन गया, 5 बन गया। और इस बात को हम यहीं पर होल्ड कर देंगे। इसने समझा दिया कि 6 रेज़ टू n का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। ये कब समझाया, जब हमने ये जूम किया कि ये इंड करेगा 0 पे। अब देखना
उस एजप्शन के ऊपर सच्चाई। बट इन रियली, जब हम रियली की बात करेंगे, वास्तविकता की बात करेंगे, बट इन रियली वी नो दैट हम ये बात जान रहे हैं कि 6 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n इंटू 3 रेज़ टू n। अगर ऐसे लिखा है तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n ओनली डिविजिबल बाई 2 और 3 की जो सच्चाई है इसकी वो इतनी है कि ये नंबर केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो दोनों से। तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 3। अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये नंबर आपके पास 6 रेज़ टू n जो है, या तो एंड लगा सकते हो, बात एक ही है कि 2 और 3 की इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वह 2 और 3 ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर इसका नहीं बनता। तो दिस इम्प्लाइज बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 रेज़ टू n नेवर हैज़ 5 एज अ प्राइम फैक्टर। कभी भी 6 रेज़ टू n एज अ प्राइम फैक्टर नहीं रखेगा 5 को। अगर ऐसा हो गया तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n नेवर एंड्स विद जीरो। और इसके पहले आप चेक कर लो कि अगर एक लाइन और लिख दें कि नेवर हैज़ अ 5 एज अ प्राइम फैक्टर, तो दिस इम्प्लाइज आवर एजप्शन वाज अ रॉन्ग। क्यों हमारी एजप्शन रॉन्ग हो गई? क्योंकि हमने ये बोला था कि 5 एज अ प्राइम फैक्टर है, हेंस आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। अपनी एजप्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स? रॉन्ग हो गई। और अगर एजप्शन रॉन्ग हो गई तो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू n नेवर एंड्स विद जीरो। तो ये जो एप्लीकेशन था इससे क्वेश्चन कई बार आपसे बोर्ड में पूछा गया है। और ज़रूरी नहीं कि 6 रेज़ टू n ही आपसे पूछे, वो 15 रेज़ टू n नहीं, आपसे 7 रेज़ टू n पूछ सकता है, 4 रेज़ टू n पूछ सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ये नंबर्स आएंगे तो आपका जो करने का तरीका होगा वो सबसे पहले एज्यूमिंग वाला होगा, फिर उसको एज अ फैक्टर लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सच्चाई जाननी पड़ेगी, और सच्चाई में सिर्फ 2 और 3 आएंगे, और 2 और 3 के सच्चाई हो जाने की वजह से, आ जाने की वजह से आप ये बोल दोगे कि 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो अगर 5 फैक्टर नहीं है तो अपना एजप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और स्टूडेंट्स अगर अपना एजप्शन रॉन्ग हो गया तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे? NCERT पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इनको ट्राई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं RD शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसी फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से। तो उसके कॉन्सेप्ट देखो बताने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अब आपके लिए RD शर्मा से। तो ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं उतना समझिएगा। और यहाँ तक अगर डाउट नहीं है आप लोगों के तो सिंपल है कि आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे? NCERT पे जाओगे, RD शर्मा पे जाओगे, और RS अग्रवाल में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मिलने वाले हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम में भी होंगे और रिमाइंडर से भी रिलेट करेंगे। अभी हम उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो देखिएगा कि उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, ठीक है। और उनके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे RD शर्मा में भी, और NCERT में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, RS अग्रवाल में भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास ये वर्ड आए, जैसे उसने रखा हाईएस्ट और उसने क्या रख दिया? मैक्सिमम, उसने क्या रख दिया? मोस्ट। अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं तो ये सभी के सभी वर्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये नोटेशन देते हैं आपके इस बात के लिए कि इन सभी में अब क्या अप्लाई करोगे? SCF। क्या अप्लाई होगा इन सभी में? SCF मेथड, SCF अप्लाई। तो क्वेश्चन अभी देखेंगे। और अगर वर्ड प्रॉब्लम में
अगर वर्ड प्रॉब्लम है आपका और उसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या वर्ड आ रहे हैं, लोएस्ट आ रहे हैं, ठीक है, लीस्ट आ रहा है और मिनिमम आ रहा है, तो अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आप हमेशा इनमें क्या अप्लाई करोगे, एलसीएम अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन का वर्ड पढ़ लेने के बाद अगर उसमें कहीं पर भी हाईएस्ट आ गया, कहीं पर भी लोएस्ट आ गया तो क्या अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे मैंने क्वेश्चन एक अप्लाई किया एग्जाम्पल के तौर पे कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर which divides 6 and 24। चेक करिए क्या बोला उसने, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया और बोला कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर जो 6 और 24 को डिवाइड करे। अब जरा सोचो कि आपसे अगर हाईएस्ट वर्ड पूछा है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो अगर हाईएस्ट आ गया है तो श्योर है कि आप इन दोनों में क्या अप्लाई करने वाले हो, एचसीएफ। तो जैसे मैंने 6 को करना है तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज़, 24 है तो क्या यूज़ कर लोगे, 2 × 2 × 2 × 3। अब ज़रा बताइएगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर क्या हो गया 2 और एक 3, तो वैल्यू क्या आ गई 6। ये 6 वो हाईएस्ट नंबर है स्टूडेंट्स जो इस 6 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में, ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स फर्स्ट है, एक बॉक्स सेकंड है, और इन बॉक्सेस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन बॉक्सेस में मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं और कुछ पेन्स हैं। तो अगर मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो पेंसिल के पैकेट होंगे बॉक्स फर्स्ट में और बॉक्स सेकंड में, इसमें मैं पेंसिल के पैकेट रख देता हूँ, इसमें मैं पेन्स के बॉक्स रख देता हूँ, पेन्स के पैकेट आप रखो, ठीक है, बॉक्स में, इसमें पेंसिल के पैकेट आप रख दो। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर पेंसिल के पैकेट हैं और वो हैं 32 और इधर हैं आपके पास 16 या 18, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे मैक्सिमम नंबर बता दो किसके, पेंसिल पैकेट के और पेन्स पैकेट के, जो इन बॉक्सेस में रखे जाएंगे। तो ज़रा सोचो इस विषय को कि अगर आपके पास मैक्सिमम आ गया है इन बॉक्सेस पे रखने के लिए तो क्या निकालोगे इन दोनों का, एचसीएफ। तो सबसे पहले 32 लिखिए और इसके प्राइम फैक्टर करिए किसकी हेल्प से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 18 हो गया, जैसे 2 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया। अब दोनों में जो कॉमन नंबर आ जाए तो ज़रा चेक करिएगा दोनों में कॉमन नंबर क्या है, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। तो ये वो नंबर है आपके पास जो हाईएस्ट इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर आप पैकेट रखने हैं पेंसिल और पेन के तो आपको कितने रखने पड़ेंगे, 2। बोले तो जैसे एक पैकेट है, उस पैकेट में अगर आप 2 पेंसिल और 2 पेन रखो तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख पाओगे, पेन के पैकेट और पेंसिल के पैकेट। इनके कहने का मतलब ये है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम आए तो समझ जाओगे ऐसे करके। आप समझो कि आप कुछ एनिमल्स को इस रिवर से उस रिवर की तरफ ले जाना चाह रहे हो और उन एनिमल्स में से कुछ के नंबर्स हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि लायंस हैं, हाँ लायंस को लेके जाएंगे बिल्कुल, और गोट है तो खा नहीं डालेंगे, लायंस गोट को नहीं खाएंगे, दोस्त है ना, ठीक है। और यहाँ पर एलिफेंट कर देते हैं, वो हेल्प करेगा ना इसके गोट को बचाने में, ठीक है। या कोई और दूसरा जहाँ ले लेते हैं एनिमल्स, हॉर्स ले लो आप। इनके नंबर्स दे दिए, इसके 12 दे दिए, इसके 14 दे दिए और इसके 16 दे दिए। क्वेश्चन में ये बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। आपको वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड आउट करने हैं जिनको आप इस साइड से रिवर के उस साइड ले जाओ। तो क्वेश्चन में क्या आया था, मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम आया तो सबसे पहले इसके क्या कर लोगे, फैक्टर 2 × 2 × 3। 14 है तो इसके क्या कर लोगे, फैक्टर 2 × 7। और अगर 16 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2। अब जरा चेक करिए कि अगर मुझे हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स तो मैं इन सब में कॉमन नंबर सर्च करूंगा। तो 2 2 2 एक कॉमन नंबर है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है श्योरिटी के साथ तो आपको एक बार में कितने लेके जा सकते हो, मैक्सिमम 2, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लेके गए तो बोट में लेके जाना है, बोट क्या हो जानी है, डूब जानी है, फिर ना तो जानवर जाएंगे उस
तरफ ना आप रिटर्न आ पाओगे दूसरी तरफ, फिर आपको ढूंढ रहे होंगे कोई तीसरे लोग। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम आए तो उसका क्लियर सेंस होना चाहिए, किधर जाएगा, हाईएस्ट की तरफ, तो वो कहाँ जाएगा, एचसीएफ की तरफ। तो इसी तरीके से लोएस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, बस आपको वो ध्यान रखना है। अब इसके बाद के जो ये तो वर्ड प्रॉब्लम हो गए कि वर्ड प्रॉब्लम में आप इतना ध्यान रखोगे। अब जो क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको नंबर्स में दे दे और रिमाइंडर से लिंक करे, उनके पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक टोटली फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज से फिनिश। फिर आप क्वेश्चन अप्लाई करिए चाहे जहाँ से हो जाएंगे। तो ज़रा देखिएगा, जो अब नंबर्स के ऊपर होंगे और रिमाइंडर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सबसे पहले हम समझते हैं किस पे, हाईएस्ट वाले नंबर्स पे। तो क्वेश्चंस ये हैं आपके पास। पहला नंबर ये कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चंस ही कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which divides 15 and 17 and give us same remainder 1। अब जरा सोचो क्वेश्चन क्या बोल दिया। क्वेश्चन बोल दिया कि आपको वो हाईएस्ट नंबर चाहिए जिस नंबर को रख देने से, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने देने से जो रिमाइंडर आए दोनों से वो सेम आए, वो सेम कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जब भी आपका हाईएस्ट का क्वेश्चन हो, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन हो, उसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये है कि सबसे पहले जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 17 - 1 तो 16। अब ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर अब कर लेते हैं। तो ये जो नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, अब इन दोनों नंबर्स में जो कि हाईएस्ट नंबर होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा 2, जो कि जब डिवाइड करेगा 15 को तब रिमाइंडर देगा कितना, 1। और जब 17 को डिवाइड करेगा तब रिमाइंडर कितना देगा, 1 स्टूडेंट्स। तो जब कभी भी क्वेश्चंस आए हाईएस्ट नंबर का, अब बोले सेम रिमाइंडर का केस है, तो हमेशा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके उनका क्या कर देंगे, एचसीएफ फाइंड आउट।